गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 2। हमने अपनी पिछली वीडियो में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 1 के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस पार्ट 2 को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मेजरली 3 चीजें, जिसमें रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी and municipal taxes, property taxes. So first, income from house property situated outside India. इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में समझा था कि इन केस ऑफ अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में मैक्सिमम इवन सभी इनकम टैक्सेबल होती हैं, वेदर इट इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अक्रू अराइज रिसीव और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन अब्रॉड। जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में विदेशी इनकम पर टैक्स नहीं लगता, एंड इन केस ऑफ अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसके केस में विदेशी इनकम पर टैक्स लगता है केवल वो इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया था। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो आउटसाइड इंडिया पे सिचुएटेड है, उसका रेंट आपको मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस ले लेते हैं, रेंट या तो इंडिया में मिल रहा है, रेंट या तो आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किराया इंडिया में मिला या इंडिया के बाहर मिला, क्योंकि उस केस में आपके लिए वो हमेशा ही टैक्सेबल है। बट इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसके केस में आपकी विदेशी इनकम जो कि एक प्रॉपर्टी के किराए से अर्न हुई थी, वो इंडिया में केवल तभी टैक्सेबल होगी जब वो इंडिया में रिसीव होगी। अगर आप उस विदेशी प्रॉपर्टी के किराए को इंडिया में नहीं लेके आए हैं, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट और आरएनओआर के केस में वो टैक्सेबल नहीं। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस की, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आप पे करते हैं तो उसका क्या होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि उसको हमें एक तरह से बेनिफिट ही मिलता है। अगर हमने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो हमारे जीएबी में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो सेम बेनिफिट इज ऑल्सो अवेलेबल अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस इंकर्ड करे हैं टुवर्ड्स अर्निंग सच इनकम, तो वो आपके एज एन डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपकी कोई विदेशी प्रॉपर्टी है जिससे आपने विदेशी करेंसी में ही कोई किराया रिसीव किया, अब वो इंडिया में कैसे टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका यूएस में एक प्रॉपर्टी है, यूएस में आपको 1 लाख यूएस डॉलर रेंट मिला पूरे साल में, तो अब इंडिया में जब उसको टैक्स करने की बारी आएगी तो 1 लाख यूएस डॉलर तो टैक्स हो नहीं सकता। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इंडियन करेंसी, आईएनआर में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कौन सा करेंसी रेट उठाएंगे, किस दिन का करेंसी रेट उठाएंगे। सो लॉ हैज क्लैरिफाइड हियर कि अगर आपको कोई विदेशी किराया मिलता है तो उस केस में एक्सचेंज रेट विल बी used as an TT buying rate on the last day of the previous year। तो जो भी आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके आखिरी दिन जो भी टीटी बाइंग रेट चल रहा होगा, हम उस रेट से उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू इंडियन। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी। कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आज की हमारी पूरी वीडियो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसी टॉपिक पर निकल जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे जीएवी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। सो आपके इजीनेस के लिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड मल्टीपल सेक्शन एंड क्लॉजेस, आई हैव segregated computation of GAV into the 6 cases। हम वन बाय वन एक एक केसेस को डिस्कस कर लेंगे कि हर केस में कैसे हमें GAV कंप्यूट करना है, और आप जैसे जैसे केसेस करते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि इट इज नथिंग, इट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केस 1 की। केस 1 में हमारे सामने है वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। इट मींस जहां पर आपने प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए रेंट पर दिया हुआ था। इट्स अ वेरी सिंपल केस, लेकिन आप यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी डेवलप करोगे जैसे जैसे आप इसको रीड करेंगे। तो द ग्रॉस एनुअल वैल्यू वुड बी द हायर ऑफ बिलो। जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो इन दोनों में से जो भी होगा उसका हायर हमें लेना है। दो चीजें क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे सामने एनुअल लेटिंग वैल्यू, जिसको हम आगे जाके शॉर्ट नेम यूज करेंगे ALV, या एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब मैं ALV बोलूं या मैं एक्सपेक्टेड रेंट बोलूं, दोनों का मतलब एक ही आएगा। जब आप ALV और ER सुनेंगे दोनों सेम चीजें ही रहेंगी। तो आपको ALV या एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब जो भी आपका एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ या रिसीवेबल है, मतलब आपको मिला नहीं है लेकिन आपको मिलना है, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय द अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब एक वो किराया जो आपको रिसीव नहीं हो पाया है।
इसके बारे में भी मैं एक प्रॉपर सेक्शन में आपसे डिस्कशन करूंगा कि अनरियलाइज्ड रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है वो किराया जो आपको मिला नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एएलवी या एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है आपके एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब सिंपल है, एक ऐसा रेंट जो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से डिराइव हुआ है। मैंने उसको नीचे भी एक फॉर्मूला और चार्ट फॉर्म में आपको दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट एक ऐसा रेंट है जो एक्सपेक्ट आप करते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए। मैं उसको नीचे और क्लैरिफाई कर दूंगा क्या है। तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है अपने एक्चुअल रेंट से जो आपको एक्चुअली में मिलना है या मिल चुका है, फर्दर विच इज रिड्यूस्ड बाय द अनरियलाइज्ड रेंट। तो दोनों में से जो भी हायर होगा आपके लिए वो जीएवी निकल जाएगी। अब एक्सपेक्टेड रेंट को समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, उस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, और फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उसका रेंट। विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मतलब अब हम उसे फर्दर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं चार्ट फॉर्म में फॉर योर इजी रेफरेंस अगर मैं लिखूं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है फेयर रेंटल से। म्यूनिसिपल वैल्यूज टू बी कंपेयर विद फेयर रेंटल। दोनों में जो भी ज्यादा वैल्यू आएगी दैट इज टू बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट। मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, दोनों में जो भी ज्यादा आएगा उसको फर्दर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। उन दोनों में जो भी कम आएगा उसको हम एएलवी कहेंगे, और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से माइनस अनरियलाइज रेंट। ऑब्वियसली उन दोनों में मतलब एएलवी और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन से जो भी ज्यादा आएगा दैट विल बी जी। तो दोस्तों अगर आप लैंग्वेज पढ़ के इसको समझना चाहते हैं या आप चार्ट की फॉर्म में समझना चाहते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। चार्ट मैंने फॉर योर इजीनेस बना दिया है, अदरवाइज लैंग्वेज पर आप जाएंगे तो सेंस सेम ही आएगा। तो केस वन हमारा रहता है जहां पर प्रॉपर्टी पूरे साल तक किराए पर रही है, उस केस में जीएवी हम इस तरह से कंप्यूट करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं केस टू की, वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी लेट आउट करी थी वो कुछ महीने या कुछ हिस्से ऑफ द ईयर के लिए खाली पड़ी रही है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है खाली रहने का, किराएदार नहीं मिला, किराएदार खाली करके चला गया, एक्स वाई सी। सो केस है यहाँ पर जहां पर आपकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए खाली पड़ी गई। तो यहाँ पर क्या करना है, वाइल कंप्यूटिंग द जीएवी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अगर आपकी जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए खाली पड़ी रही है, एंड ओइंग टू वैकेंसी मतलब ड्यू टू वैकेंसी द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट। जो हमने पीछे फॉर्मूला समझा उसके केस में ही बात कर रहे हैं। अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, देन the actual rent received or receivable will be the GAV of the property। बहुत ही सिंपल सी बात कर रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का 1,20,000 था, लेकिन वैकेंसी की वजह से आपको 20,000 रुपए का किराया नहीं मिला, मतलब 2 महीने आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही। तो आपको जो एक्चुअल किराया मिला वो 10 महीने का मिला। 10 महीने का किराया लेट्स से 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1 लाख रुपीज बनता है। तो यहाँ पर जीएवी जो लिया जाएगा वो 1 लाख रुपए लिया जाएगा, ना कि 1,20,000 रुपए लिया जाएगा। सो दोस्तों केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जहां पर आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड किया हुआ है। अनऑक्यूपाइड का मतलब आपने उसको लेट आउट नहीं किया, वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है। सो द वेयर द प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस और अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड को मैं अभी बिल्कुल आखिरी में समझा दूंगा इसी वाले केसेस के एंड में। तो अभी हम इसको ब्रैकेट वाले पोर्शन को छोड़कर पढ़ लेते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस, या तो आप उसमें खुद रह रहे थे, और अनऑक्युपाइड या आप उसमें नहीं रह रहे थे और वो लेट आउट भी नहीं थी। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर इट्स एनुअल वैल्यू विल बी निल। तो आप उस केस में उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी, जो उसकी जीएवी होगी, आप उसे निल एज्यूम कर लेंगे। प्रोवाइडेड कंडीशन है, नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। कंडीशन ये है कि आप उस प्रॉपर्टी से कोई दूसरे बेनिफिट डिराइव ना कर रहे हो। तो मैंने जो ऊपर आपको बोला अभी कि अनऑक्यूपाइड को छोड़ दीजिए। अनऑक्यूपाइड का मतलब है दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप किराए पर भी नहीं दे पाए और आप उसमें रह भी नहीं पाए। रह क्यों नहीं पाए, स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए उसका, क्यों नहीं रह पाए, वो ब्रैकेट वाला पोर्शन अब आप देखें। अनऑक्यूपाइड ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन एट अ डिफरेंट प्लेस
and he reside at such other place in a building not belonging to him. It means वो कहना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आप नहीं रह पाए ड्यू टू योर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, दूसरी जगह पर आपका था और आप जहां रह रहे थे वो बिल्डिंग आपसे बिलोंग नहीं करती थी। बहुत ही सिंपल सा केस है। वो कहना चाहते हैं मान लीजिए आपका दिल्ली में प्रॉपर्टी है, आप नोएडा में जॉब करते हैं, नोएडा में रहते हैं या नोएडा में आपका बिजनेस प्रोफेशन है। नोएडा में जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वो आपकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं करती, तो उस केस में दिल्ली वाली प्रॉपर्टी होगी, उसको हम अनऑक्यूपाइड एज्यूम कर लेंगे और उस प्रॉपर्टी का हम जीएवी नील कंसीडर कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, आप नोएडा में आपकी प्रॉपर्टी है, दिल्ली में आप जॉब करते हैं, दिल्ली में आप रेंट पर रहते हैं या ऐसी किसी बिल्डिंग में रहते हैं विच इज नॉट बिलोंगिंग टू यू, तो उस केस में आपकी नोएडा वाली प्रॉपर्टी का जीएवी नील ले लिया जाएगा if it is unoccupied throughout the previous year, या फिर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपका जीएवी नील हो जाएगा। The benefit of nil annual value is available only for up to a two self occupied property। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 19 में ही अमेंड हुआ है। इससे पहले एक प्रॉपर्टी के लिए ही ये बेनिफिट दिया जाता था, अब ये दो प्रॉपर्टी के लिए दिया जाने लगा है। अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है तो आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज फॉर अदर वन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ टू हाउस प्रॉपर्टी shall deem to be a let out, जिसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। The benefit of exemption is available only to individual and HUF। ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और HUF को ही दिया जा रहा है। This benefit is not available to anyone except the individual and HUF। No deduction for municipal taxes is allowed in respect of such property। मतलब जो प्रॉपर्टी जिनकी हमने जीएवी नील ले ली है उसके केस में म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यूज माइनस नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी डियर, एक जगह पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होंगी वहां पर हमारा एनएवी नेट एनुअल वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीएवी हमने जीरो ले लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो एनएवी जीरो हो जाएगा। और एनएवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए अगर मैंने जीएवी जीरो ले भी लिया और म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दूं तो रिजल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। तो एनएवी कैन नेवर बी अ माइनस, ये एक गोल्डन रूल है जिसको आप ध्यान रखेंगे। एनएवी किसी भी सिचुएशन में माइनस नहीं हो सकता। दोस्तों बात कर लेते हैं केस 4 की। केस 4 में मैंने क्या किया है, where a house property is let out for a part of the year and self occupied for a part of the year। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, 7 मंथ्स मैंने उस प्रॉपर्टी में अपना रहने के लिए यूज किया एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 5 मंथ्स मैंने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। सो यहाँ पर क्या है, इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, देन expected rent for the whole year shall be taken into the account for determining the GAV। जब आप expected rent निकालेंगे to compute the whole GAV, आपको expected rent पूरे साल का ही कंसीडर करना है। अगर आपने कोई एक सिंगल यूनिट, मान लीजिए मेरे पास एक ही फ्लैट था, उस एक फ्लैट में मैं 7 मंथ्स रहा, 7 मंथ और 5 मंथ मैंने उसको रेंट पर दे दिया, then in that case expected rent to be taken for the whole year for determining the GAV। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। The expected rent for the whole year shall be compared with the actual rent for the let out period। मतलब expected rent पूरे साल का लेकिन actual rent let out period का। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का और एक्चुअल रेंट आपका 5 महीने का, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा इज टू बी टेकन एज एन, इज टू बी अडॉप्टेड एज एन जीएवी। आप उसको जीएवी ले लेंगे। फर्दर प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द होल ईयर इज अलाउड एज एन डिडक्शन प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसके बारे में हम आगे जाके फिर से चर्चा कर लेंगे, व्हाट इज पेड, व्हाट इज ओनर। सो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स पूरे साल के पे किए होंगे वो आपको एज ए बेनिफिट माइनस हो जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं केस 5 की, जहां पर हम कह रहे हैं इन केस ऑफ अ डीम्ड टू बी लेट आउट। लेट से अभी हमने पिछले एक केस में देखा था जहां पर हमने बात करी थी कि अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है तो आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड डिक्लेयर करते हुए जीएबी अपना जीरो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास तीसरी एक प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि एज पर लॉ, एज पर रिवाइज्ड फाइनेंस एक्ट 2019 आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी को लॉ डीम्ड लेट आउट मान लेता है, ऑल्दो वो लेट आउट नहीं है। आप ये कह रहे हैं मेरी तीनों प्रॉपर्टी खाली है, एक में मैं रह रहा था, एक खाली मैंने रख ली थी
और तीसरे को मैं किराए पर देना चाह रहा था लेकिन वो खाली खाली रही है, किराए पर नहीं गई है। तो उस केस में हम उस थर्ड प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब मानो या ना मानो, हम उस प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लेंगे। देख लेते हैं जीएवी कैसे कंप्यूट होगी इस केस में। सो वेयर द एसएससी ओन्स मोर देन टू प्रॉपर्टीज, जहां पर उसके पास दो प्रॉपर्टी से ज्यादा है, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, then the income from any such true property at the option of SSC shall be computed under the self occupied property category। SSC के पास पूरी ऑप्शन है, चॉइस है कि वो किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। एट द ऑप्शन ऑफ SSC shall be computed under the self occupied property category and its annual value will be nil। यहां तक तो बात आपको समझ आ चुकी है। द अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब मैं बात कर रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। द अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शेल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 19, जो हमने पहले भी कवर कर लिया है। So this option can be changed year after year in a manner beneficial to SSC। ये ऑप्शन क्या है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा आ रही है और दूसरी प्रॉपर्टी की टैक्सेबल वैल्यू कम आ रही है, तो आप ईयर टू ईयर अपनी चॉइस बदल सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में आपने किसी एक प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट का दर्जा दिलवा दिया और अगले साल आप चाहते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास तीन प्रॉपर्टी है, आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, एक प्रॉपर्टी जिसको आप डीम्ड लेट आउट मानना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। आप तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट डिक्लेयर कर सकते हैं, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है इस चीज के लिए। इन द केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, द ईआर शेल बी टेकन एज एन जीएबी। अब क्योंकि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट तो आपको कुछ मिला ही नहीं है, डीम्ड तभी तो हमने माना है, अगर ये लेट आउट होती तो झगड़ा ही खत्म हो गया होता, बट यहाँ पर लेट आउट नहीं है, तो ऐसे में हमने उसे डीम किया है, हमने मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए उसे डीम्ड लेट आउट बनाया है। सो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड रेंट शेल बी टेकन एज एन जीएबी। तो जो भी उस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट होगा हम उसे ही जीएबी बना देंगे। The municipal taxes actually paid by the owner during the previous year can be claimed as a deduction। और जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस रहेंगे हम उसको माइनस कर देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं केस 6 की। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, अ पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लीजिए आपके पास एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग में 3 स्टोरी आपने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखी हुई है और एक स्टोरी आपने लेट आउट कर दी है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस वाले केस की। इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज लेट आउट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली अंडर द लेट आउट प्रॉपर्टी कैटेगरी एंड द अदर पोर्शन ऑफ पार्ट व्हिच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड शैल बी कंप्यूटेड अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैटेगरी। इट मींस आपने 3 स्टोरी बिल्डिंग को अलग अलग पार्ट में लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, तो जितने पोर्शन को आपने लेट आउट किया है उसे लेट आउट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे और जितने पोर्शन को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर किया है उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उन दोनों का जीएवी अलग अलग मैनर में कंप्यूट कर लिया जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट की। क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन बेस्ड नहीं होते, ये हमेशा पूरा का पूरा बिल्डिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कंप्यूट किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए आपकी 4 स्टोरी बिल्डिंग थी, आपने उस पर 4 स्टोरी बनाई हुई है एंड फॉर ऑल दी 4 स्टोरीज आर इक्वल, आइडेंटिकल। तो उस केस में क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू विल बी डिवाइडेड इनटू द 4 पोर्शन। 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जितना पोर्शन आपने लेट आउट में यूज किया उतना उसके हिस्से में जाएगा और जितना आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज किया उतना उसके हिस्से में चला जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ऑल द कैलकुलेशन विल बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर कि जितना पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो उसमें जाए और जितना लेट आउट है वो उसके लिए कंप्यूट हो जाए। तो देख लेते क्या लिखा हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इफ नॉट गिवन सेपरेटली, अगर अलग अलग नहीं हो सकते हैं, शेल बी अपोर्शनड, उन्हें बांट दिया जाएगा between the let out portion and self occupied portion either on a planch area, build up floor up area, space, on any other such reasonable basis as the case may be। जो भी आपके पास
एक रीजनेबल अपॉर्शनमेंट बेसिस हो, आप उस बेसिस पे उसे डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस इफ गिवन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कैन बी बाइफरकेटेड एज एट्रीब्यूटेबल टू ईच पोर्शन और फ्लोर ऑन अ रीजनेबल बेसिस। सेम इज द केस विद द प्रॉपर्टी टैक्स ना, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पूरे बिल्डिंग का दिया है तो अगेन हम उसको स्प्लिट कर देंगे ना मल्टीपल पोर्शन, और जो भी रीजनेबल बेसिस होगा उस बेसिस पे वो बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 6 केसेस थे जहां पर हम जीएवी कंप्यूट करते हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट केसेस। इट्स नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट केसेस कि इस सिचुएशन में हम जीएवी कैसे कंप्यूट करेंगे। आई होप आपको ये 6 केसेस समझ आ गए होंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्स वो होते हैं जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी लेवी करती हैं, जैसे दिल्ली में एमसीडी, ईडीएमसी, एनडीएमसी, ये सारे टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। आपकी स्टेट में डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं। सो प्रॉपर्टी टैक्सेस लेविड आर अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी। लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो हम उसको जीएवी में से माइनस कर देंगे। अगर आप देख पाए, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे जीएवी है, जीएवी के बाद हमने माइनस किया है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस की ही। तो क्या होता है दोस्तों, जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं तब हमारे पास आता है नेट एनुअल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में कंडीशन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी बोर्न बाय द एसएससी ओनर, मतलब जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो एसएससी बियर करेगा, एसएससी बोर्न करेगा। एसएससी मतलब ओनर जो होगा वो बॉर्न करेगा। इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होंगी, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी बॉर्न बाय द एसएससी, मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस एसएससी बॉर्न करेगा, एंड इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो उसी प्रीवियस ईयर में पे होने चाहिए। अगर दोनों बातें एक साथ पूरी होंगी then you will be eligible to get a benefit of municipal taxes. So however ऐसा हो सकता है, अब मैं जो सिचुएशन आपको बताने जा रहा हूँ, इस साल के म्यूनिसिपल टैक्सेस थे मैंने इस साल पे नहीं करे, तो क्या मुझे एलिजिबिलिटी है क्लेम करने की? नो, बिकॉज मैंने पे नहीं करे। लेकिन इस साल के म्यूनिसिपल टैक्स मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जाके पे कर दिए, तो क्या मैं उस साल उसका बेनिफिट उठा सकता हूँ? क्या मैं माइनस कर सकता हूँ? आंसर इज यस, मैं माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि लॉ ने यहाँ पर ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। लॉ ये कहता है म्यूनिसिपल टैक्सेस बोर्न बाय द एसएससी होने चाहिए एंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होने चाहिए। तो जिस साल भी आप पे करोगे तब आपको बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे वो आपने पिछले 5 साल 10 साल के पे करे हो एरियर के साथ, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या चाहे तो आपने अपना फ्यूचर का एडवांस में पे कर दिया हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिस साल पे होगा बेनिफिट उस साल मिलेगा। हाउएवर इफ एन, उसी को हम रफ रीडिंग कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाया। हाउएवर इफ एन एनी सब्सिक्वेंट ईयर द एरियर आर पेड, then the amount so paid is allowed as a deduction in computation of income from house property for that year. Municipal taxes also includes services related like water tax, sewerage tax and levied by the local authorities. Municipal tax can be claimed as a deduction only in respect of let out property or deemed to be let out property. ये बात आपको पहले भी मैंने बताई है। म्यूनिसिपल टैक्सेस केवल वही माइनस होंगे जहां प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनएवी इज ऑलवेज अ जीरो, एनएवी कभी माइनस नहीं हो सकती। जीएवी जीरो है, माइनस में म्यूनिसिपल टैक्स कर भी दूंगा तो एनएवी माइनस हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि जहां लेट आउट होगा या डीम टू बी लेट आउट होगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस केवल वही माइनस किए जाएंगे, बाकी कहीं पर भी माइनस नहीं होंगे। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं अपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पूरे फॉर्मूले पर। उस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें काम करना था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने का, जो हमने आज के अपने इस वीडियो में कर लिया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने समझ लिए हैं। सो थर्ड स्टेप आता है नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू इज नथिंग, GAV minus municipal taxes is the answer, which is to be called as a net annual value. तो net annual value के बाद हमें समझना है deductions। तो next वीडियो में हम बात करेंगे deductions की, deduction under section 24, जिसमें हम statutory deduction और interest on loan, interest on housing loan जिसको हम समझते हैं, उसको समझेंगे। और हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की विच इज रेलेवेंट इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल टेक मे बी
नेक्स्ट टू लेक्चर्स ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे ऑन अ यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 3 में। अगर आपको मेरी इस वीडियो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मुझे दिए गए फोन नंबर्स, व्हाट्सएप डिटेल, टेलीग्राम एंड ईमेल आईडी पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द वीडियो, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूं। मेरे इस चैनल को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को मेरी वीडियोस का फायदा मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।